जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग व्याकरण शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है। और व्याकरण से पहले हम एक बात समझा दें कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्लास के हिंदी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और उसमें जो लैंग्वेज है ना, जैसे में मतलब व्याकरण, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बना लीजिए, उसका एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर बना दीजिए, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर लिटरेचर साहित्य से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, अगर वो बनाते हैं तो उसमें से 1-2 मार्क्स कटने का संभावना रहता है। तो खास करके इसलिए व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और हम इसीलिए बेसिक से शुरू करते हैं आज व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण, भाषा क्या होता है? तो भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों को, विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं या किसी के भाव या विचार को समझते हैं, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है, इसका परिभाषा भी दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो रोक करके इसका परिभाषा नोट कर सकते हैं। ये परिभाषा है। ठीक है। तो इसी चैप्टर में आता है वर्ण विचार। और वर्ण विचार किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में 3 तत्वों का विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है, जैसे कि वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण जो है हिंदी में 44 है, 44, जिसे 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वॉवेल होता है, ठीक इसी प्रकार से हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होता है। तो स्वर किसे बोलते हैं? रेड पेन हम ले लेते हैं। चलिए, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। ये रहा आपका परिभाषा, और ये परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। और 11 स्वर होता है: अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। इसे भी 2 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व एवं दीर्घ। ठीक है। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिससे बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी समझाया जाता है। ठीक है। 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। अ में कोई मात्रा नहीं होता है, देख सकते हैं। अ में कोई मात्रा नहीं होता है, और आ में मात्रा होता है। हर्ष ई का मात्रा, दीर्घ ई का मात्रा, सारा मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और इसे आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए इसको समझाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। व्यंजन, तो व्यंजन जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्वर में एक चीज़ और समझा दें हम आपको कि स्वर में जैसे कि पढ़ने के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्ट ओ आ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें पढ़ने के टाइम में अ, आ, ई, मतलब एक
कम आवाज दे करके, एक ज्यादा आवाज दे करके जोर से पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर कहलाएगा, और जो कम समय लेगा उसको ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग पढ़ने के टाइम में हिंदी का पढ़ाई करते हैं और उस टाइम में भी पढ़ेंगे तो सही सही हम लोग लिख भी सकते हैं। कितने से सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के टाइम में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से मात्रा में गलती कर बैठते हैं। इसीलिए उसको सही से पढ़ने के टाइम में ही पढ़ा जाए तो सही सही लिख भी सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं व्यंजन में। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क अ का मिलाव होता है, अ मिला रहता है उसमें, और अ अगर हटाना है तो उसके लिए हमको क के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। तो क में हलंत लग गया मतलब अ हट गया, मतलब आधा क हो गया। क अ सही से उच्चारण करके देख सकते हैं आप लोग। क अ क लास्ट में अ का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से हर एक व्यंजन की में स्वर की सहायता से ही बोला जाता है और इन्हें 5 वर्ग में बांटा गया है, जैसे स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है देखिए। कवर्ग, कवर्ग में एक क ख ग घ अगर हलंत लगा हुआ है सभी में तो वो बिना स्वर का है। अभी अभी कुछ देर पहले भी बोले हैं। चवर्ग हुआ, कवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। और अंतस्थ क्या है? य, र, ल, व। ऊष्म क्या है? जिसको बोलने में हम लोगों के मुंह से हवा निकलता है उसे ऊष्म स्वर कहते हैं। अंतस्थ मतलब यह अंदर ही अंदर बोला जाने वाला वर्ण अंतस्थ कहलाता है। कुछ व्यंजन जो है संयुक्त होता है, जिसे अक्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है। ये सब संयुक्ताक्षर हुआ। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हुआ, 33 व्यंजन हुआ, मतलब टोटल 44 वर्ण होगा। ठीक है। 3 संयुक्ताक्षर होगा। वर्णों के उच्चारण का स्थान भी बांटा जा चुका है, जिसके हिसाब से हम लोग को समझने में भी आसानी होगा। देखो, यही चीज 10th का एग्जाम में खास करके ज्यादा पूछा जाता है, वर्णों के उच्चारण स्थान, और एनसीईआरटी में तो खास करके ज्यादा पूछता है। वर्णों के उच्चारण स्थान भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। वर्ण अ, आ, कवर्ग एवं विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण है कंठ और कोमल तालु। इसको वर्ण ध्वनि का क्या बोलते हैं? कंठ, मतलब कंठ से इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और चवर्ग य, स, तालव्य स। तालव्य स बोलते ही देखो यहां पे आता है तालु, तालु से ही तालव्य बनता है। ठीक है। तो तालु से बोलने जाने वाला तालव्य स। और ह्रस्व ई, दीर्घ ई, तालु से जीभ जो हम लोग को का है, जहां पे टच होता है ना, जहां छूता है, उसके हिसाब से इसको बांटा जाता है। तो चवर्ग में च, छ, ज, झ जो भी होता है सारा देखिए आप लोग भी बोल के अपने आप में बोल के देखिए कि उसमें तालु में जीभ सटता है।
फिर आता है री और टवर्ग र और मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा से बोला जाने वाला होता है। मूर्धा क्या होता है? दांत से थोड़ा ऊपर और तालू से थोड़ा नीचे, दांत और तालू के बीच का जगह जो है उसको मूर्धन्य मूर्धा बोलते हैं, इसलिए उसको मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है। लृ, तवर्ग, ल, स, दंत स। तो इसमें दंत स में तो बोलने में ही आ जाता है, दंत से बोला जाने वाला दंती। ठीक है। और तवर्ग जो भी होता है सारे दंत से बोले जाने वाला होता है। ठीक है। हरस्व उ, दीर्घ उ, पवर्ग, ये सब ओष्ठ से बोले जाने वाला होता है। प, फ, ब, भ। ओठ जो है हम लोगों का सटता है, पूरा पवर्ग बोलने में सट जाता है दोनों, इसलिए इसको बोलने के लिए ओष्ठ का जरूरत होता है। अं, य, र, न, न, म। नासिका मतलब नाक से हल्का आवाज किया जाता है, नाक का भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको नासिक के बोला जाएगा। ए और ए, कंठ और तालु दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए कंठ तालव्य बोलेंगे। ओ, औ, कंठ ओष्ठ बोला जाएगा, क्योंकि कंठोष्ठ, क्योंकि इसमें दोनों का यूज हो रहा है, कंठ का भी और ओठ को भी यूज किया जाता है। वो, दंत और ओष्ठ। ह, स्वर यंत्र, अली जिह्वा। ह मतलब जीभ को हल्का सा सटा करके नीचे, और कंठ से बोला जाएगा, इसलिए इसका कंठ से तो आवाज निकलेगा ही सबका, इसलिए इसमें कंठ का यूज नहीं होगा, तो जिह्वा का यूज होगा। ठीक है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका भी रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होता है। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे स्पर्शी, स्पर्शी जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वांग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी है। जैसे कवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ, तवर्ग हुआ, पवर्ग हुआ, ये सब जो है स्पर्शी व्यंजन आते हैं। संघर्षी, दो व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ख, ज, फ, ये सब संघर्षी व्यंजन होता है। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, ज, झ। अब आप लोग बोलिएगा कि कुछ कुछ वर्ण ऐसा है जो दो में है, तो इसीलिए है क्योंकि वो संघर्षी भी है और स्पर्शी भी है, इसलिए उसको दोनों में रखा गया है। नासिक के से बोले जाने वाला जिनका उच्चारण होता है, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे र, य, न, म, इसको बोलने में हवा जो है नाक से निकलता है, इसलिए इसका नासिक के पे बोले जाने वाला होगा। पार्श्विक ये हो जाएगा जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है
और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक है। जैसे ल, ल बोलने के समय मसूढ़े को छूता है जीव, ठीक है। प्रकमित, प्रकंपित, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र बोलने में 2-3 बार उसको कंपन करना पड़ता है जिह्वा को। उत्क्षेपित, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है, तो वह उत्क्षेपित ध्वनि कहलाती है। जैसे उत्क्षेपित को क्या बोलते हैं? फेंका हुआ। जैसे ड, ढ, एक झटके से जीभ नीचे की तरफ आता है, ठीक है। संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष से के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है। जैसे य, व, इसको बोलने में किसी तरह का संघर्ष नहीं होता है अवयव का, ठीक है। जिनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। घोष का मतलब होता है नाद या गुंज। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गुंज होता है, घोष वर्ण कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण जो है वो घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे कवर्ग का घ, ग, घ, र, ज, झ, य, इस तरह का वर्ण को बोलने में एक गुंज होता है, नाद जैसा होता है, इसलिए इसको घोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण होता है, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गुंज न होने से इसे अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ग क, ख, च, छ, ये सारे जो हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितना है? 13। घोष वर्ण की कुल संख्या कितना है? 30। ये देखिए लिखा भी है, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका नोट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भेद में बांटा जाता है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, ठीक है। महाप्राण, अल्प प्राण होता है क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग आदि वर्णों का पहला और तीसरा और 5वां वर्ण क, ग, र, च, छ, ज, य, ट, ड, न, इस तरह से जो भी है पहला, तीसरा और 5वां, ये सारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर में से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक यहां वर्ग होगा, ठीक है, यहां वर्ग होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख, घ, छ, झ, दूसरा और चौथा, याद रखिएगा। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है। जैसे अंग, आ, ई, ऊ आदि, ठीक है।
अब आता है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें हो सकता है 12 में भी किसी बोर्ड में, जैसे बंगाल बोर्ड में हो जाए या बिहार बोर्ड में हो जाए या किसी 12 में भी आ जाए, वो अलग बात है। संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा भी बोला जाता है, राजभाषा की भी स्वीकार किया गया। इसकी लिपि देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, जो आजकल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक रूप तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। तो देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप क्या है? स्वर, जो अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। और इसका मात्रा जो है हम लोग जानते ही हैं। अनुस्वार क्या है? अंग। और विसर्ग है अ। अनुनासिक जो होता है चंद्र बिंदु। व्यंजन जो है वो भी जानते हैं, कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है और पवर्ग होता है। फिर उसके बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन होता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। हल चिन्ह, अभी इसमें लिखा है हल, लेकिन उसको पढ़ने के टाइम में हलंत बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे में लगता है संयुक्त बनाने के लिए, ठीक है। गृहीत स्वर सॉरी, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना ऑस्कर, तो उसको लिखने के टाइम में भी उसी तरह से हिंदी में अगर लिखेंगे ऑस्कर, तो ऊपर में आधा चंद बिंदु देंगे, बिंदु नहीं देंगे, सिर्फ चंद देंगे, तो उस हिसाब से। और कुछ फारसी का शब्द होता है जो ख, फ, जिसके नीचे बिंदु लगता है, फारसी में वो बिंदु लगता है, हिंदी में नहीं लगता है, ठीक है। उसको फारसी से हिंदी में अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है, इसलिए उसको इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ख हुआ, ज हुआ, फ हुआ, जिसके नीचे उसका उच्चारण भी कुछ अलग होता है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, संयुक्त वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन, ये सब 12 में आएगा। ये सब ज़्यादातर 12 में आने वाला है। संयुक्त वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। यथा मतलब होता है उदाहरण। ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नग्न, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा आदि। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों में प्रतिपदिक से पृथक लिखे जाने वाला होता है, सभी प्रकार के। और राम ने, राम को, राम से, ये सब ज़्यादातर हम लोग कारक, जब हम लोग पढ़ाएंगे ना, हम कारक का चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय थोड़ा ज़्यादा इसका विवेचना किया जाएगा, उसमें अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए भी इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसका होता है क्रियापद। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक रूप, मतलब अलग अलग लिखी जाए। जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, मतलब कुछ भी करने का जहाँ बोध होता है उसको क्रिया बोलते हैं। कोई भी काम करने का बोध हो उसे क्रिया बोलते हैं। संयोजक चिन्ह हाइफन, संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ का
अर्थ की स्पष्टता के लिए किया जाता है। जैसे द्वंद्व समास में इसका यूज किया जाता है, जब द्वंद्व समास। तो जब समास चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस समय हमको इसका विशेष जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग उसमें कुछ ज़्यादा विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है अवयव। ये अवयव चैप्टर है, उसमें भी मिल जाएगा ज़्यादा डिटेल। अवयव होता है तक, साथ आदि। अवयव सदा पृथक लिखे जाते हैं, मतलब अलग लिखे जाते हैं। जैसे आपके साथ, यहाँ तक, वहाँ तक आदि, इस तरह का कुछ होगा तो उसको अवयव बोलते हैं। और उसका कुछ अलग नियम भी होता है, अन्य नियम होता है। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत, अभी अभी कुछ देर पहले ही अभी हम बोले हैं। जैसे हिंदी में अगर इंग्लिश का शब्द होता है ऑस्कर, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर लिखेंगे, कॉलेज लिखेंगे, कोऑपरेटिव लिखेंगे, तो उसमें आधा चंद लगाएंगे, इसलिए। अच्छा, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो दो रूप बराबर चलते हैं। द्वि विद्वत समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। जैसे गर्दन का, यहाँ पे देख लीजिए, गर्दन का जो उच्चारण यहाँ पे लिखा गया है स्पेलिंग, और गर्मी का उच्चारण है, बर्फ है। तो गर्दन इस तरह से भी लिखा जाएगा, इस तरह से भी लिखा जाएगा, दोनों का एक ही मान्यता होता है। बर्फ और बर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी, कुर्सी, भर्ती, फुर्सत, बर्दाश्त, वापिस, आखिर, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और दोनों का एक ही मान्यता होता है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पी कर, पढ़ कर, शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। तो इसमें देखिए, यहाँ हर एक में कर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाए जो अंग्रेजी में प्रचलित है। जैसे अंग्रेजी में जो जो भी चिन्ह यूज होता है, वही चीज इसमें भी होता है, सिर्फ एक चीज छोड़ करके, और वो है विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। ऑलमोस्ट वही सब रहता है जो उसमें है। बाद बाकी नंबर के लिए और किसी चीज़ का क्रमांक बनाने के लिए, कर्म करने के लिए लगभग लगभग वही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।